Hello दोस्तों, welcome back to my YouTube channel that is Discourse on Law and Politics. So my dear friends, in today's video we are going to discuss that within 100 days how can you prepare for the UP Judiciary Mains और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्रिपेयर करें। तो अगर आप कट ऑफ में आ रहे हैं तो कट ऑफ पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, कल मैंने बनाया है, आप जाके देखिए उस वीडियो में। अगर आप उस कट ऑफ की कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन के लिए जाना चाहिए, ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूपी जुडिशरी में समय बहुत कम होता है, बाद में पछतावा ज्यादा होता है कि पहले से अगर स्टार्ट की होती प्रिपरेशन तो अच्छा होता। तो आप जाके उस वीडियो को देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए जुडिशरी के अलावा एलएलएम में कहाँ कहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्वेश्चन पेपर्स है। इसके अलावा अगर आपने एलएलएम कर लिया है और आप नेट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, नेट इन लॉ की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम वीडियो बनाते हैं। इसके अलावा हम जो है लॉ पे जो लीगल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल के इम्पोर्टेंट जजमेंट्स होते हैं, उस पे भी वीडियो बनाते हैं। और लॉ के जो इम्पोर्टेंट कॉलेजेस हैं, बेटर कॉलेजेस हैं, वो भी सजेस्ट करते हैं कि किन कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना चाहिए। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको लॉ से ही संबंधित एडमिशन, प्रिपरेशन, एग्जामिनेशन सब आपको यहाँ पे एक जगह मिलेगा। तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इन सारे जो वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे आपको मिल जाए, और इसके लिए आपको जो बेल है उसको प्रेस कीजिए, जिससे आपको सारा नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं कि यूपी पीसीएसजे मेन जो एग्जाम है 2022-23 में, इसमें कैसे प्रिपेयर करें कि 100 दिन के भीतर आपका प्रिपरेशन भी अच्छा हो जाए और उस प्रिपरेशन के दम पर जो है आप सिलेक्शन भी ले लें। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, समय कम है और प्रश्न बड़ा है, तो लेकिन इसका उत्तर हम लोग देंगे यहाँ पे। तो एक चीज मैं बता दूं, ये जो वीडियो है ये 3 पार्ट में है, जिसमें हमने पहले स्कीम डिस्कस किया है, फिर सिलेबस भी डिस्कस किया है, और फिर वो स्ट्रेटजी भी बताई है कि कैसे आप करें। आपको लग सकता है कि कुछ चीजें आपके लिए पहले से नोन है, लेकिन मैं आपको अभी बताता हूँ। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो इसलिए नहीं कि ये मेरा वॉच टाइम का मामला है, इसलिए क्योंकि हर चीज का आपस में लिंक है, तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। तो इसलिए आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, यहाँ पे कोई जो है प्रमोशनल नहीं है, केवल ये जो है एक ऑनेस्ट वीडियो है आप सबके लिए। तो देखिए, यूपी जुडिशरी में जब आप एग्जाम की बात करते हैं तो पहला पेपर जो होता है वो जनरल नॉलेज का होता है, जो कि आपको पता है, और ये जो है 200 मार्क्स का होता है। और जो दूसरा पेपर होगा वो होगा लैंग्वेज का, और ये पेपर भी जो है 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब तीसरा पेपर से आपके पास लॉ के सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, यानी पहले दिन तो आपको लॉ का सब्जेक्ट नहीं देना है, लेकिन दूसरे दिन से आपको लॉ के सब्जेक्ट्स के पेपर देने शुरू हो जाएंगे, और ये जो है 200 मार्क्स का पेपर यहाँ पे होगा। तीसरा पेपर जो है वो प्रोसीजर और एविडेंस का पेपर है, और चौथा पेपर जो है एविडेंस और प्रोसीजर का है, और ये भी जो है 200 मार्क्स का है। और पांचवा पेपर जो है वो है पीनल और लोकल लॉज का है, और ये भी है 200 मार्क्स का। तो सारे टोटल्स को अगर आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो ये टोटल कितना हो जाता है 1000 मार्क्स का, यानी आपका जो मेंस का पेपर हो रहा है वो 1000 मार्क्स का हो रहा है। ये तो रहा एक स्कीम। अब देखते हैं सिलेबस वाइज कि हर सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा और कैसे उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना है। उसके लिए शुरू करते हैं सिलेबस के साथ। यहाँ पे सिलेबस को देखेंगे तो पहला पेपर जो कि मैंने आपको बताया था कि वो जनरल नॉलेज का पेपर है, वो तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला पेपर जो है वो जनरल नॉलेज का है, और जो कि 200 मार्क्स का होगा। अब इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस तो आपको पता होगा, आपने देखा ही होगा। इसमें जो है हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछते हैं, जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछते हैं, पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछते हैं। ये सारे चीजें आपको पता है, लेकिन वीडियो को यहाँ पे आप आगे मत बढ़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एक ऐसी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है और जो आगे मैंने डिस्कस नहीं किया है। तो यहाँ पे इकोनॉमी से भी क्वेश्चन आते हैं, इंडियन इकोनॉमी से भी, इंटरनेशनल अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं जो कि इंडियन मैटर्स में होते हैं। इसके अलावा जो 9 माइनर लेजिस्लेशन है जिसको इस बार उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, उससे भी क्वेश्चंस आएंगे। तो ये जो है स्ट्रेटजी, ये जो है सब्जेक्ट्स यहाँ पे बनते हैं। देखिए, अब देखिए जो महत्वपूर्ण चीज मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट्स है, अगर आप देखे होंगे 2018 का पेपर, तो क्वेश्चन कैसे आते हैं।
क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पिछली बार आया था कि महात्मा गांधी की जो राजनीति थी उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद जो है उस समय जो मॉडर्न हिस्ट्री में यानी कि जो मॉडर्न हिस्ट्री थी यानी कि उसमें जो है कैसे क्या चीजों को जो आंदोलन हुए थे उसके लिए आया था। ज्योग्राफी की बात करेंगे तो जो है उसमें आया था कि कौन सा स्थान कहाँ पे स्थित है, इससे क्वेश्चन आया था। पॉलिटी में आया था क्वेश्चन जो कि रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे थे उससे भी आया था क्वेश्चन, जैसे कि पिछली बार आया था कि नरेंद्र मोदी की जो जापान यात्रा थी उसके बारे में बताइए। फिर इंटरनेशनल अफेयर्स जिसकी बात करते हैं यहाँ पे, वो भी इस पे क्वेश्चन आया था कि जो डिफरेंट डिफरेंट मेजर सम्मेलन हुए थे 2018 में, जो है ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था तो ब्रिक्स के सम्मेलन से भी क्वेश्चन आया था। तो इस प्रकार से जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इंटरनेशनल अफेयर के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर भारतीय संविधान में क्वेश्चन आया था कि लोक सेवा आयोग को स्वतंत्र बनाने के लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए, क्या प्रयास किए गए हैं। फिर राष्ट्रपति के पास जो कोई क्या क्या तरीका है कि जब राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय के पास जाके जो है उनसे जो है उनकी ओपिनियन ले सकता है, कोर्ट्स की ओपिनियन ले सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन आया था कि जी चंद्रयान क्या है, चंद्रयान के बारे में आया था क्योंकि 2018 में चंद्रयान वगैरह काफी चल रहा था। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ या इससे आपको पता चल सकता है कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, जिसमें आपको टिप्पणियां लिखनी होती है, कमेंट्स लिखने होते हैं, नोट्स लिखने होते हैं। जैसे कि पिछली बार अग्नि 4 के बारे में आया था, अग्नि 5 के बारे में आया था, भारत नेट के बारे में आया था, चंद्रयान के बारे में आया था, प्रत्यूष के बारे में आया था। तो इस प्रकार की चीजें आएंगी। इसके अलावा पुरस्कार के बारे में भी आया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, फेमना मिस इंडिया 2018 में कौन था। तो इस प्रकार से जो है ये आएगा। फिर जो है जो बड़े बड़े जो इंडियन पॉलिटिशियंस हुए थे उनके क्या नाम थे, किसको शहीद आजम बोलते थे, किसको स्वर कोकिला बोलते थे, इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर एब्रिविएशंस भी आए थे, एनसीईआरटी का एब्रिविएशन क्या है, तो इस प्रकार के जो है क्वेश्चन आए थे। और बुक्स के राइटर्स भी आए थे, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। उसके अलावा ज्योग्राफी से अगर आप देखें तो जनगणना के बारे में आया था कि जनगणना सेंस कैसे हो रहा है, उसका सेंसस के बारे में क्वेश्चन आया था। तो इस प्रकार से जो है काफी चीजें आई थी। योजना, आयुष्मान भारत योजना, मेक इन इंडिया, सागरमाला परियोजना। फिर 2018 के जो दिसंबर में जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें जो है कृषि निर्यात नीति क्या थी उसके बारे में आया था। तो दोस्तों जो पिछली बार का जो पेपर था उसमें थोड़ा समय और भी कम था, ठीक है, मेंस के लिए। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे इस बात को तो यहाँ पे देखिए जो रिसेंटली डेवलपमेंट हुए हैं 2018 के दिसंबर में, और जो मेंस का पेपर हुआ था 2019 में पेपर हुआ था। तो जो रिसेंट कोई नीति या फिर कोई योजना आई सरकार की उसको आप ध्यान से रखें। तो रिसेंट आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए अगर 2018 के पेपर को, 2018 के पेपर में दिसंबर तक के जो है करंट अफेयर्स को लिया गया है। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रखिए कि मई में पेपर है, मई में पेपर है, तो आप अप्रैल मई तक का भी करंट अफेयर्स देख के चलिए। और 9 माइनर जो लेजिस्लेशन है इसको आपने अच्छे से पढ़ा ही होगा, और क्योंकि ये प्रीलिम्स का भी पार्ट था तो उससे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन ही आएंगे। उनकी योजना क्या है, उनकी उनकी जो है जो स्कोप एंड एक्सटेंड क्या है, तो इसी प्रकार के जो बेसिक प्रश्न है वही आएंगे। तो इसके लिए ज्यादा डिस्कस नहीं करना है क्योंकि आपने पहले से इसकी प्रिपरेशन की है। तो जनरल नॉलेज का जो सब्जेक्ट है वो इस प्रकार से आएगा। तो इसलिए ये चीजें मैंने आगे की वीडियो में डिस्कस नहीं किया है। तो इसके लिए जनरल नॉलेज के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है एक अच्छा करंट अफेयर का मैगजीन आप ले सकते हैं, जैसे समसामयिक घटना चक्र का दृष्टि एक अच्छा मैगजीन है जहां पे आपको लगभग यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा विजन आईएएस का भी आता है साल का। तो आप साल भर का जो भी कोई आप मैगजीन पढ़ते हो उन सबको करें। परीक्षा मंथन का भी आता है, और जो है कई प्रकार के जो प्रकाशक है वो पब्लिश करते हैं। आप उन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं इस जनरल नॉलेज के लिए। और मैं भी वीडियो बनाऊंगा इस पे, इसलिए आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर जनरल नॉलेज पे आपको वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं पेपर्स के हिसाब से ही वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं सिलेबस नंबर 2। तो सिलेबस नंबर 2 जो है यानी कि पेपर नंबर 2 जो है वो है लैंग्वेज। और यहाँ पे जो है 200 मार्क्स का होगा, और लोग इससे बहुत डरते हैं। लोगों में काफी फियर है, लोगों को लगता है कि ये जो पेपर है काफी टफ होगा, खासकर उन बच्चों को जो कि हिंदी मीडियम के छात्र हैं, उनको ये फियर ज्यादा होता है। तो इंग्लिश एक विषय है जिसके 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एसए से, और प्रिसाइज राइटिंग भी है जो 30 मार्क्स का हो गया, और एक ट्रांसलेशन आएगा जो 20 मार्क्स को हो 20 मार्क्स का हो गया। तो कुल मिला के ये 100 मार्क्स का बन गया यहाँ पे।
इसी प्रकार से हिंदी में भी आएगा, जहाँ पे एक निबंध लिखने के लिए आएगा, आपके पास एक प्रिसाइज राइटिंग के लिए आएगा, और जो है अनुवाद करने के लिए आएगा। इंग्लिश में जो आएगा जो है आएगा वो हिंदी टू इंग्लिश, और हिंदी में जो आएगा वो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करने के लिए आएगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, लोग डर जाते हैं कि कैसे इसकी प्रिपरेशन करें, आखिर क्या स्ट्रेटजी रखें। तो इस पे मैंने आगे वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जरूर देखिएगा कि स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए इस एसए वाले सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि ये सबसे टफ पड़ जाता है। क्योंकि यहाँ पे लोग थोड़ा सा डर भी जाते हैं कि प्रिपरेशन कैसे होगा। तो मैंने इसका जो है एक अच्छा वीडियो बनाया है, इसी वीडियो में है, आगे एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप प्रिपरेशन करें। इसलिए फटाफट जो है तीसरे विषय की तरफ चलते हैं। और जो तीसरा विषय है वो है लॉ का, वो भी 200 मार्क्स का है। और कौन कौन से विषय आते हैं इसमें? इसमें जो विषय आते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट का विषय है, टीपीए का है, टॉर्ट है, हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, इक्विटी ट्रस्ट पे आता है, ईजमेंट पे भी आता है, स्पेसिफिक रिलीफ से क्वेश्चन है, पार्टनरशिप से क्वेश्चन है, और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से 50 क्वेश्चन एक अलग से ही आता है। तो आप समझ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बड़ा ही इंपॉर्टेंट विषय बन जाता है। इस पे हमने आगे डिस्कस किया, जैसा मैंने बताया है। इन सब पे स्ट्रेटजी कैसी बनाई जाए इसके बारे में मैंने आगे डिस्कस किया है। तो आप आगे चलते हैं और फटाफट जो है चौथे पेपर में देखते हैं उसमें क्या है, क्या क्या आता है। तो चौथा पेपर जो है प्रोसीजर एंड एविडेंस है, जो कि 200 मार्क्स का है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 मार्क्स का पेपर है। और आप देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट पहला है सीपीसी, जो कि प्रोसीजर का है। दूसरा है सीआरपीसी विषय। तीसरा है एविडेंस एक्ट। चौथा है प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग। ठीक है। अब आएगा कैसा क्वेश्चन इसमें? अब यहाँ पे क्या है, केवल सीपीसी सीआरपीसी एविडेंस के केवल सब्सटेंसिव क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको पता ही होगा। आप अगर देखे होंगे प्रीवियस ईयर का पेपर, तो यहाँ पे फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस पे भी आता है, और एविडेंस, और जो विटनेसेस ने उस फैक्ट में दिया होता है, जो विटनेस होते हैं उन्होंने क्या बोला है, कौन सा सेक्शन ऑफ एविडेंस अप्लाई होगा, सीआरपीसी का कौन सा होगा, और कैसे जजमेंट ऑफ राइटिंग होगी, यानी कि फाइनली आप क्या निर्णय देंगे। तो ये एक प्रकार से ये जजमेंट राइटिंग का पार्ट है कि कैसे आप चार्जेस को फ्रेम कर रहे हैं, कैसे आप जो है एविडेंसेस, विटनेसेस के जो है इसको नैरो डाउन कर रहे हैं सेक्शन के साथ, और फाइनली आपने क्या अपहेल्ड किया। तो इस प्रकार का एक जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने वाला है इस फोर्थ पेपर में। इस पे भी मैंने आगे चर्चा किया हुआ है कि क्या है। लेकिन दोस्तों आपके लिए लग रहा होगा कि ये सब चीजें तो आपको पता ही है, ये इसमें क्या कुछ नया बता रहा हूँ। लेकिन इन चीजों को ध्यान रखिए, ये चीजें अगर दिमाग में आपकी रहेंगी तो आप आगे के वीडियोस को भी अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या आगे तैयारी कैसे करनी है। चलिए अब देखते हैं कि पांचवा पेपर क्या है। पांचवा पेपर जो है वो पीनल, रेवेन्यू एंड लोकल लॉज का पेपर है, और ये भी 200 मार्क्स का है। इसमें विषय कौन कौन से हैं? पहला है यूपी रेवेन्यू कोड। दूसरा है यूपी अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड इविक्शन एक्ट। चौथा जो है, तीसरा जो है यूपी रेगुलेशन एंड अर्बन प्रीमाइस टेनेंसी एक्ट। उसके बाद है यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट। उसके बाद दो एक्ट और भी हैं साथ साथ, यूपी म्युनिसिपल एक्ट एंड यूपी पंचायती राज एक्ट, यूपी पंचायत राज एक्ट। तो आप देखिए काफी ज्यादा क्वेश्चन है लोकल लॉ से, पे सब्जेक्ट ज्यादा। यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट ये भी है। इसके अलावा एक जो 50 क्वेश्चन जो आएंगे आईपीसी से आएंगे, वो एक अलग पार्ट्स का हिस्सा होगा। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें इस चीज को, तो आपको देख के ये लगेगा कि 150 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन किससे आ रहे हैं? लोकल लॉ से आ रहे हैं। और 50 क्वेश्चन किससे आ रहे हैं? आईपीसी से आ रहे हैं। तो आपके लिए ये पेपर के लिए लोकल लॉज पढ़ना बहुत जरूरी है। इस पेपर को आप तभी क्लियर कर पाएंगे जब आपने लोकल लॉज को पढ़ा है। आईपीसी तो आपने पहले से ही पढ़ ली है प्रीलिम्स के टाइम, या पहले कभी आपने किसी और एग्जाम के लिए पढ़ा होगा। लेकिन लोकल लॉज को यहाँ पे इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लोकल लॉज के लिए जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है वो है 150। तो इसलिए लोकल लॉज को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इससे मेरिट बनती और बिगड़ती है। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए कि ये पांचवा पेपर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हमने देख लिया कि सिलेबस क्या है, और हमने ये भी देखा जीके में क्या किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो जीके वाला पोर्शन हम लोग यहाँ पे अब नहीं डिस्कस करेंगे, अब हम लोग बाकी स्ट्रेटजी पर डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुल 5 स्ट्रेटजी बनाया हुआ है। तो 5 स्ट्रेटजी को अगर आपने फॉलो कर लिया तो मुझे लगता है कि आप 100 डेज में यूपीपीसीएस जेके मेंस को कर सकते हैं। तो पहला ये है कि सबसे पहले आपको लोकल लॉज को प्रिपेयर करना पड़ेगा।
लोकल लॉस को आपको इसलिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको मैंने बताया ही है कि पेपर नंबर जो है 5th में जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आ रहे हैं लोकल लॉ से वो कितने हैं 150। और दूसरी बात ये भी है कि ये कभी कोई पढ़ता नहीं है जब तक कि किसी को यूपी पीसीएस जे का मेंस नहीं देना होता है। आईपीसी तो लोग पढ़ते रहते हैं लेकिन इन सब्जेक्ट को इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये केवल यूपी में पूछे जाते हैं और वो भी जुडिशरी के एग्जाम में, बाकी जगहों पे नहीं पूछे जाते हैं तो कोई इसको पढ़ता ही नहीं है। तो लोकल लॉज इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप पहले लोकल लॉज से ही स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद क्या स्ट्रेटजी करें, आप पहले पिछले साल के पेपर्स को पढ़िए, स्टडी कीजिए। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं और आप मेंस की तैयारी के लिए जा रहे हैं तो अभी से इस वीडियो के बाद आप पिछले साल के पेपर्स को देखिए और देखने के बाद आपको एक होप आएगी, एक उम्मीद आएगी। जब आप उनके सारे पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे बहुत ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि पूरे बेयर एक्ट से ही क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा नहीं है कि पूरे बेयर एक्ट से ही क्वेश्चन आएगा, केवल एक सेलेक्टेड एरिया से ही क्वेश्चन आ रहा है। ऐसा नहीं है पूरे बेयर एक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो एक सिलेक्टेड एरिया से ही आएगा, पर्टिकुलर कुछ सेक्शन से ही क्वेश्चन आते हैं। तो अब क्या करना है आपको, आप उन्हीं सेक्शन को ध्यान से पढ़िए और उन पे जो पूछे गए हैं प्रश्न है पिछले कुछ वर्षों में उस पे अच्छे से पढ़िए और उस पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए और उसको पढ़ना शुरू करिए, अच्छे से पढ़िए क्योंकि क्वेश्चन रिपीट बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, आप यहाँ केवल पढ़िए ही नहीं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि पढ़िए ही नहीं, पढ़ेंगे तो आपका मेंस होना मुश्किल है। आप उसका आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस भी शुरू कर दें। आपने पेपर देखा कि 2018 में पेपर में क्या आया और उसके बाद आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दें। आप वेट ना करें इस चीज का, ठीक है। जहां तक रही बात आईपीसी की, तो मैं आपको पूरे दावे के साथ बता रहा हूँ कि जो है आपको आईपीसी की जो जनरल डिफेंस है, राइट टू प्रॉपर्टी है, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडीज है, जो मेजर प्रोविजन है उसी से क्वेश्चन आता है। और इलस्ट्रेशन आपका जो आईपीसी का है उसको पढ़िएगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको पहला स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जो कि लोकल लॉस से है। और दूसरी बात, आप इस बात में बिल्कुल मत जाइएगा कि आपको पूरा एक्ट पढ़ना ही चाहिए। अगर आपने ये किया तब आप झमेले में गए, फिर आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। आप इस जो है पिछले साल का पेपर देखिए, ध्यान से देखिए किस सेक्शन से है, किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, उस सेक्शन में किस प्रकार की बातें की गई हैं, उसी प्रकार से आप जाइए। पूरा आप एक्ट पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। तो इस प्रकार से आपको लोकल लॉ स्टार्ट करना पड़ेगा। चलते हैं स्ट्रेटजी नंबर 2 पे, ठीक है। अब स्ट्रेटजी नंबर 2 ये है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छे से प्रिपरेशन किया जाए तो आप इस पे काम कीजिए। अब है ड्राफ्टिंग एक्सरसाइज। अब आपको ड्राफ्टिंग एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। इसके पीछे रीजन यही है, सिंपल सा रीजन ये है क्योंकि आप इसको करते नहीं है। अगर आप छत्तीसगढ़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो आप करते होंगे, आपने दिया होगा मीन्स। अदरवाइज ये कहीं ज्यादा पूछा नहीं जाता ड्राफ्टिंग एक्सरसाइज, ठीक है। तो अब आपकी आदत तो छूट गई है। आप एलएलबी में जब पढ़ते थे तब आपने किया था एक पेपर के तौर पे। अब वो चीजें तो एक अलग तरीके से होती हैं, आपको पता है आपने कैसे किया है। अब आपको यहाँ पे ड्राफ्टिंग में करना है और अगर आप प्रैक्टिस में नहीं है तो तब तो प्रॉब्लम और ज्यादा हो गई। तो इसलिए इस समस्या से दूर होने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप ड्राफ्टिंग एक्सरसाइज शुरू कर दें। क्या करें, आप क्या कोई गाइड ले लें या कुछ ऐसा कुछ जो है ड्राफ्टिंग का कोई बुक ले लें, नहीं। आप पिछले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर दीजिए और उनका पैटर्न देखिए, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो क्रिमिनल लॉ से क्वेश्चन आएगा ड्राफ्टिंग वाला और एक है जो सिविल लॉ से आएगा। आप उनके पैटर्न को ध्यान से पढ़िए कि कैसे स्टेटमेंट लिखा गया है, उन स्टेटमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करते रहिए और देखिए कि उसमें जो फैक्ट्स हैं उसमें क्या क्या लीगल प्रोविजन को यूज किया सकता है। जैसे कि एविडेंस एक्ट पे कौन सा सेक्शन है और क्या वहां पे कन्फेशन की बात आ रही है, क्या वहां एडमिशन की बात आ रही है, तो किस किस प्रकार के जो है रेलिवेंस की बात आ रही, कौन सा रेलिवेंट फैक्ट दिख रहा है, कौन सा इरेलीवेंट फैक्ट दिख रहा है। ध्यान से आप इन सब चीजों को ध्यान से देखिए, ठीक है। और फिर जब आप लिखना शुरू करें तो उसमें इश्यूज को फ्रेम करके उनके साथ इसको स्टार्ट कर दें, ठीक है। और मेरा तो मैं आपसे पहले ही कहा कि जब भी आप इसको प्रैक्टिस स्टार्ट करें तो पिछले साल के पेपर को ले लें और उसी को सॉल्व करना शुरू कर दें। अगर कहीं कोई डाउट आपको आ रहा है तो मैं आपको कहूंगा आप किसी किताब के लिए मत जाइए, कोई पर्टिकुलर बुक के लिए मत जाइए। जैसे कि आप चले जाए मुल्ला की बुक के लिए, रीडिंग और ड्राफ्टिंग के लिए, तो ऐसे किताबों के पीछे ना जाए। इसके अच्छा है कि आप अगर सिंगल की गाइड ले लें, सीएलपी की गाइड ले लें। मैं किसी को प्रमोशन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मगर ये बुक्स अच्छी हैं। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो सिंगल की गाइड ले सकते हैं, सीएलपी की आप हिंदी में ले सकते हैं। इनको देख के आप समझ सकते हैं कैसे ये
ड्राफ्टिंग करना है। दूसरी बात, ये मेजर चंक तो नहीं है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे मेरिट काफी ऊपर नीचे होती है। तो इसलिए आप देख लीजिए कैसे करना है, कैसे इश्यूज को फ्रेम किया गया है, किस प्रकार से किया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे किसी का कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, किसी पब्लिशर का नहीं है। जो मेरे पास लोगों से जो फीडबैक मिला है, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, उनके फीडबैक के बेसिस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, इसके लिए अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर का पेपर है जिसमें सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व किए गए हैं, उस गाइड को आप जरूर अपने साथ रखिए ड्राफ्टिंग एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि ये कम मार्क्स के तो होते हैं, उतने नंबर्स के नहीं आते हैं, लेकिन बड़े रिलेवेंट है, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो डोंट एस्टिमेट द पावर ऑफ ड्राफ्टिंग एक्सरसाइज। चलिए, अगला स्ट्रेटजी जो हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे, अगला जो स्ट्रेटजी है वो है लैंग्वेज के लिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों के सामने आती है। लोग डर जाते हैं कि ट्रांसलेशन होगा, कैसे करेंगे ट्रांसलेशन, तो हाई स्कूल इंटर में किया था, उसके बाद तो इंग्लिश ग्रामर कहीं पढ़ा ही नहीं है, आगे ग्रामर कहीं पढ़ा नहीं है, तो बहुत लोग इससे डर जाते हैं। तो मैं आपसे पहले कहूंगा कि पहले तो आप जो है, ये जो फियर है ना, इसको हटाइए। ये फियर सबसे बड़ा ट्रबल है। ठीक है, इस फियर को आपको हटाना पड़ेगा। तो इस फियर को आप हटाइए यहाँ से, और तैयार रहिए कि अब तो पेपर आपको देना ही देना है। जब आप ओखली में सर डाल दिए हैं, यानी मेंस के लिए आप चले गए हैं, तो फिर अब डरना नहीं है। पूरी हिम्मत के साथ रहिए, अपने तो विश्वास कीजिए, और आप कर सकते हैं। और वो मैं आपको तरीका यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट तो होते हैं, और एसेज में रिपीट थोड़े होते हैं, मगर पैटर्न बिल्कुल एक जैसा ही होता है। तो आप पिछले साल के कुछ पेपर को देखिए। पेपर को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या नेचर है एस्से का, किस प्रकार के टॉपिक पे एसेज आ रहे हैं, आपको इसका जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप जब देखेंगे, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी एस्से के टॉपिक हैं, वो है सोशियो लीगल इश्यूज पे हैं। वो सोशियो लीगल इश्यूज की बात करते हैं। ठीक है, वो इसी पे बारे में बात करेंगे। और जैसे कि मैं आपको पिछले बार के पेपर यानी 2018 के पेपर की बात करूं, तो पिछली बार एक एसए का टॉपिक था, करप्शन इन पब्लिक लाइफ, साइंस एंड रिलीजन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अगर आप देखिए इन सारे टॉपिक्स को, इन सबको देखने के बाद लग रहा है कि सबका जो नेचर क्या है, वो सोशियो लीगल एस्पेक्ट पे ही है, यानी सोसाइटी के साथ लॉ का क्या इश्यूज चल रहे हैं उस पे है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस पे जो पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, उसको देख के लग रहा है कि हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस जो है, एक जो है लीगल इश्यूज है, और एक सोशल प्रॉब्लम भी है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। तो अब आप क्या करें, अब आप जो है, जो ट्रेंडिंग चल रहा है आज के डेट में, ठीक है, उसकी एक लिस्ट बना लें कि हाल फिलहाल में कुछ लीगल इश्यूज आए हैं, जैसे कि सेकुलरिज्म पे लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे डिस्कस कर रहे हैं लोग, जो है और भी विषयों पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आप उन सभी विषयों का एक लिस्ट बना लीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ, आप एक पेपर पर नोट डाउन कर लीजिए, 8 से 10 से 12, 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 10 से 12 आप बना सकते हैं। और कुछ पुराने, डाउरी पे आप बना सकते हैं, आप किसी और चीज पे भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है, आप जो है हर विषय के लिए, हर जो है 10 से 12 जो है एक लिस्ट बना लिए, जो कि आपको लगता है ये प्रोबेबिलिटी है कि इस पे ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद इनका एक सिनॉप्सिस बनाइए कि ये जो टॉपिक है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, इसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, क्या क्या इसमें क्रिमिनल इश्यूज हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप जो है लॉ के मेंस के लिए हैं, तो आपसे ये उम्मीद की जाएगी, क्या आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग है बेसिक, कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को डील कर पा रहे हैं, क्रिमिनल चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप करें। तो जब भी आप आंसर करें, तो इन सब एस्पेक्ट्स को लेते हुए उसमें डिस्कस करें। पहले तो आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए कि भाई प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और उसके बाद लीगल इश्यूज पे जाइए। यानी कि इस प्रकार से पहले ब्रॉड टू नैरो जाइए। और ब्रॉड टू नैरो जाने का क्या तरीका है, कि ब्रॉड टू नैरो जाने का तरीका यह है कि आप पहले एक सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट से डिस्कस करते हुए, फिर उसमें लीगल इश्यूज को डील कीजिए, और फिर लीगल इश्यूज की तरफ उसको बढ़ते हुए फाइनली उसमें एक सोल्यूशन देखिए कि क्या है। ठीक है, बस एक चीज का आपको ध्यान देना है कि आप जो है ग्रामर के जो बेसिक्स है उसको फॉलो कर रहे हैं। यानी कि प्रेजेंट सेंटेंस टेंस के जो फॉर्म्स हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और उन सबके जो चार चार टेंस और जो फॉर्म्स हैं, उसको आप फॉलो कर रहे हैं, बेसिक चीज। देखिए, यहाँ पे लोग आपकी जो है ना, बहुत ज्यादा ज्ञान के बारे में नहीं है कि आपको कितना आता है। लोग ये जानते हैं कि आप अपनी बात कम्युनिकेट सही से कर पा रहे हैं, ग्रामर से मिलते जुलते तौर तरीकों पे। अगर आप वो कर पा रहे हैं, तो आप इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। और मेरा तो ये बिल्कुल मानना है कि आप इसी तरीके से तैयारी कीजिए, कोई रटिए उठिए मत कि हाँ, ये इश्यूज है, ये कंसर्न है। क्योंकि आप मेंस दे रहे हैं, तो मेरा पूरा विश्वास है आपको ये पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज क्या हो सकते हैं,
लीगल इश्यूज क्या हो सकते हैं, उसके लिए आप कोई रटने के तरीके की मत कीजिए, जैसे हाई स्कूल इंटर में लोग रटते थे। और जब भी ऐसे लिखें तो ध्यान रखें, बहुत ही बैलेंस अप्रोच रखें कि आप जो है एक बैलेंस अप्रोच लिखें। ऐसा नहीं है आपकी आइडियोलॉजी जो है वो उसी को आप पूरी तरीके से लिखें। आप दोनों प्रकार की आइडियोलॉजी के साथ एक बैलेंस अप्रोच दें और कोशिश करें कि जिस समस्या पे ये प्रश्न आए, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस पे पिछली बार प्रश्न था, तो या फिर करप्शन पे था, तो आप एक बैलेंस अप्रोच दें और सॉल्यूशन थोड़ा देने का प्रयास करें कि आपके अनुसार क्या जो है, कैसे इस चीज को डील किया सकता है। तो आप थोड़ा सा सॉल्यूशन की तरफ भी जाइए, तभी वो सही तरीके से आंसर राइटिंग होगा। तो अब आप क्या करें, इस वीडियो के बाद तुरंत आप जाइए, अब देखेंगे यही है, कुछ कुछ डिफरेंट नहीं है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप लिस्ट बनाइए और न्यूज़पेपर पढ़िए और जो है करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ आपको इश्यूज कंसर्न मिल जाएंगे, उतना ही काफी है इसके लिए। इसके लिए आपको बैठ के बहुत ज्यादा रट्टाफिकेशन नहीं करना है। हाँ, ग्रामर का थोड़ा बेसिक्स ध्यान रखिएगा, और चूंकि आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा है तो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और अच्छी बात यह है कि इस बार हिंदी विषय भी है, तो हिंदी के जो छात्र हैं उनके लिए स्कोप थोड़ा बढ़ गया है। पर मेरा मानना है कि हिंदी का ग्रामर तो और भी टफ है। मैं आपको होपलेस नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे लिए टफ है हिंदी का ग्रामर। ठीक है, यहाँ पे संधि समास ये सब आते हैं, तो उसके हिसाब से शब्दों का होता है, लेकिन वो संधि समास आने वाला नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे उस तरीके की चीज नहीं है, तो ये उतना टफ भी नहीं होने वाला है। तो आप इस तरीके से तैयारी कीजिए, डरिए बिल्कुल मत। एस्से वाले पेपर में आप जो है इस तरीके से कीजिए, और देखिएगा पेपर भी आप तो इसी प्रकार से है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं स्ट्रेटजी नंबर 4। अब आते हैं लॉ सब्जेक्ट पे। क्या करना है, एज यूजुअल पिछले साल का पेपर पढ़ना है, देखना है कि क्वेश्चन किस प्रकार का है, किस किस विषय से, किस सेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप पाएंगे कि ये जो है ना बहुत बड़ी ये जो है प्रीलिम से थोड़ा इजी इसलिए है क्योंकि आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, सारे सेक्शंस रटने की जरूरत नहीं, आपको पता है कुछ लिमिटेड एरिया से ही क्वेश्चन आते हैं। और मेरा तो बहुत मानना है, अगर आप इसमें बिलीव कर रहे होंगे, अगर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि क्या आपने जो एलएलबी में पढ़ा था, ये जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं लॉ के, आईपीसी है, कॉन्ट्रैक्ट है, टीपीए है, या जो सीआरपीसी है, सीपीसी है, क्या उसी से ही क्वेश्चन है या फिर अलग ही क्वेश्चन आ रहे हैं, अलग प्लैनेट्स क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप देखेंगे जो आपने एलएलबी में पढ़ा है ना सिलेबस, उसी से आ रहे हैं। जनरल जो है एक्सेप्शंस या फिर राइट टू ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी बॉडी, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो क्वेश्चंस कुछ ऐसा नहीं है अलग प्लेनेट से आएंगे, तो बिल्कुल वो जो है ना, इसको हवा मत बनाइए कि जो है क्वेश्चन बहुत टफ आएगा, मेंस है, इस प्रकार से न कीजिए। अब आप क्या कीजिए, लिमिटेड एरिया से क्वेश्चन आते हैं और उसी प्रकार से आप इस पे प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ क्या क्वेश्चन आए थे पिछली बार आया था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अपनी जीवन या निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, न्यायिक निर्णयों के सहायता से विवेचना करें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आर्टिकल 21 पे है, मेनका गांधी का केस यहाँ पे है, आपने पढ़ा ही है। तो अगर आपने जेएन पांडे पढ़ा होगा, या मैं आपको सजेस्ट करता हूँ अगर आपके पास नरेंद्र कुमार की भी है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, वो भी बहुत अच्छी है, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको पता है, सिंपल सा है। संसद के दोनों सदनों की तुलनात्मक स्थिति का संक्षेप में वर्णन करें, ये आपने एलएलबी लेवल पढ़ा हुआ है। तो देखिए जो प्रश्न का जो नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे, वो बहुत ज्यादा ऊंचे दर्जे का नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से टीपीएस जो क्वेश्चन आया है उसमें आया है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, शाश्वतता के विरुद्ध नियम, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पूछा गया है, फिर ऑस्टेंसिबल ओनर क्या है। तो आप देखिए जो मेजर चंक है ना वही आ रहे हैं। प्रीलिम्स में क्या होता था, कोई भी सेक्शन आ जाता था कभी कभी, लेकिन इन सबसे प्रीलिम्स से भी क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप पेपर देखेंगे कि जो ऑस्टेंसिबल ओनर है, ये क्वेश्चन दोबारा आया हो 2018 में, तो आप पेपर को देखिए और उन सारे प्रश्न को जो आए हुए हैं आप उस पर क्या कीजिए, अब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, राइटिंग करना शुरू कर दीजिए। और राइटिंग भी कैसा करें, राइटिंग स्पेसिफिक करें। राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि लिखते चले जाएं, क्योंकि आप जो है एक तो समय भी कम है, और ये पेपर जो है जुडिशरी का है, इसमें आपकी क्वालिटी पे देखा जाएगा, क्वांटिटी पे कोई देखेगा नहीं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस करनी है। आप ज्यादा से ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस करें। आप जो है सिर्फ पढ़े ही नहीं, क्या लिखा है उसको पढ़ने ही ना पलटे, पढ़ा, लिखा, चेक किया, उससे किया। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप यहाँ पे जो पिछले साल का जो सॉल्व पेपर का जो गाइड है, किसी भी पब्लिशर का, सिंघल का, एसेंट का, या फिर सीएलपी का, या यूनिवर्सल का, जो भी आपके पास है जिसको आप अच्छा समझते हो, जो सॉल्व पेपर तो उसको ले लीजिए, उसको देखिए, सॉल्व कीजिए, फिर गलती हो दोबारा देखिए, फिर सॉल्व कीजिए। तो इस प्रकार से आप करते रहिए। ठीक है, और कोशिश कीजिए जो आपका आंसर हो वो लैंग्वेज ऑफ द एक्ट पे हो। ऐसा ना हो कि आप जो है अपनी भाषा, अपने अपने ही भाषा में आप जो है लिखे जा रहे हैं।
आप कोशिश कीजिए, अगर आप याद नहीं कर सकते पूरी तरीके से, तो कम से कम जो कीवर्ड्स हैं उस उन कीवर्ड्स को अपने आंसर राइटिंग में तो लाएं। जैसे आर्टिकल 21 है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अगर आपको पूरा लैंग्वेज नहीं आता, कम से कम आप बता तो सकते हैं कि उसमें पर्सन है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, ये तो है, लाइफ एंड लिबर्टी की बात की गई। तो ये जो कीवर्ड्स हैं उसको लाइए, ठीक है। और दोबारा मैं आपसे ये बताऊंगा कि आप जो है ना, ये ऐसे टाइप का आंसर मत लिखिए। जैसे कि पिछली बार क्वेश्चन आया था कि शून्य और शून्यकर्णी विवाह में क्या अंतर है, यानी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वाइड एंड वाइडेबल मैरिज, ठीक है। तो अब आप जो है पूरी मैरिज के इंस्टीट्यूशन को मत बताइए, सिंपली आप सेक्शन पे जाइए हिंदू मैरिज और के एक्ट पे, और वहां से सिंपल से डिस्कस कीजिए वाइड वाइड एंड वाइडेबल मैरिज क्या होता है, किस प्रकार से वाइडेबल मैरिज, किस प्रकार से वाइड मैरिज है। तो आप जो है बेयर एक्ट पे ध्यान दीजिए। जैसे ऑस्टेंसिबल ओनरशिप पे है था, तो आप सेक्शन पे ही लिखिए। कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा चांसेस है कि आप थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, लेकिन जो विषय जो कि लाइक द कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर टीपीए है, या फिर जो है या कोई भी हिंदू लॉ का पेपर है, या फिर मुस्लिम लॉ का पेपर है, इन सभी विषयों पे बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है कि आप जो है बहुत ज्यादा ऐसे टाइप का लिख सके। और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में भी बहुत ऐसे टाइप का मत लिखिए, जजमेंट पूरा मत लिख डालिए, वहां पे जो है जजमेंट की बेसिस लिखिए, रेशियो लिखिए, ठीक है। इस प्रकार से आप वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। और चलते हैं आ- आखिरी स्ट्रेटजी पे। लेकिन दोस्तों आप देखिए, बिल्कुल डरिए मत, मेरा तो मानना है अब आप बैठ जाइए इस वीडियो को देखने के बाद, अब आप लिखिए पढ़िए। और अगर आप मेरे जो वीडियो मैंने बनाया था जिसमें कट ऑफ है, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। आप वेट मत कीजिए कि रिजल्ट कब तक आए, क्योंकि फिर आपके पास समय नहीं आने वाला है, ठीक है। अब देखिए पेपर भी, एग्जाम भी 5 साल बाद आ रहा है। इस 5 साल में बहुत लोगों की शादियां हो गई, बच्चे हो गए, जो 2018 में भी जो है तैयारी किए थे, लास्ट टाइम दिए थे। कुछ लोग जो है 20 साल के थे, 25 साल के हो गए, 2 साल बाद शादी हो जाएगी, या फिर और भी कुछ चीज है। तो समय बहुत कम है, ऐसा मत सोचिए, इसको बहुत सिंसियरली लीजिए कि पहली बार है, पहला मेंस है, तो अगली बार देख लेंगे, सब चीजों में मत पड़िए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, टाइम मैनेजमेंट। अब आपने कहा टाइम मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए टाइम मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन पेपर है वो 5 है, ठीक है। और जो क्वेश्चन पेपर 5 है, ये पांचों क्वेश्चन पेपर जो है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लिखना है और लॉन्ग क्वेश्चन कितना कैसे लिखना है, और किस पे कितना टाइम डिवोट करना है। पता चला आपने जो शॉर्ट को लॉन्ग की तरह लिख दिया, लॉन्ग को शॉर्ट की तरह से लिख दिया, आपने पेपर पहले खत्म कर दिया लॉन्ग को शॉर्ट की तरह बना के, लेकिन आपने वो की चीज लिखा ही नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीज लिखना था वो लिखा ही नहीं, और शॉर्ट को आपने लॉन्ग के लिखा तो आपने लॉन्ग नहीं किया। तो आपका जो मार्क्स का जो बाइफर्केशन होगा ना, वो बहुत ही गड़बड़ होगा, और आपके मार्क्स काफी कम हो जाएंगे। तो इसलिए क्या है, इसका भी एक तरीका वही है जो आपको मैं पहले बताया था, कि आप राइटिंग की प्रैक्टिस खूब करें, और राइटिंग भी ना खूब स्पेसिफिक रखें, फालतू की चीजों मत लाएं। जब आप फालतू चीजें लाएंगे ना, तो आप जो है तो टाइम से एक्सीड कर जाएंगे। तो आप अपना जो कंटेंट है वो बहुत ही स्पेसिफिक रखें, उसको जो है ऐसा नहीं उसमें सब कुछ जोड़ते जाए, खिचड़ी ना बनाए। जो पूछा गया है उसी पे कोशिश करें। और मैंने आपको बताया है कि जो क्वेश्चन है वो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। अब क्या है, अब देखिए 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। 5 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, और 20 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। अब इन क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाए, 5 मार्क्स से कैसे लिखा जाए, 10 मार्क्स से कैसे लिखा जाए। तो मेरा मानना है, और यही सही तरीका भी है, जब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको आप 75 यानी कि 75 वर्ड से ज्यादा लिखिए ना, इतने वर्ड में ही उसको लिखें। इससे ज्यादा लिखेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से 75 वर्ड, और बहुत ज्यादा लिखना ही लिखना है तो आप 100 वर्ड, इससे ज्यादा तो सवाल ही नहीं उठता। फिर भी आप 75 पे ही अपने आप को रोकें, जिससे आप बाकी प्रश्न में उत्तर दे सकें। ऐसे टाइप के प्रश्न को बिल्कुल मैं आपको बोल रहा हूँ कि आंसर राइटिंग बिल्कुल ना करें इन 5, 10 और 20 मार्क्स में, कि लिखते जाएं, इस प्रकार की चीजों को अवॉइड करें, ठीक है। अब 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए आपको 200 वर्ड्स ही लिखिए, इससे ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस मत कीजिए। जो प्रश्न पिछले साल के आए उन प्रश्नों को देखिए, उन क्षेत्रों को देखिए, उन एरियाज को देखिए, उस पे जो क्वेश्चन है उसको 200 वर्ड में लिख खत्म करने का कोशिश कीजिए। अब 200 वर्ड में तभी लिख पाएंगे जब आपका आंसर बहुत स्पेसिफिक होगा, जबकि वो लॉ के प्रोविजन के अकॉर्डिंग होगा, आपने उन कीवर्ड्स को यूज किया होगा, तभी हो पाएगा। और जो 20 मार्क्स क्वेश्चन होंगे वो 500 सबसे ज्यादा होने ही नहीं चाहिए। ये आपका एलएलबी का एग्जाम नहीं है जिसमें जितना लिखेंगे जो है उतना ही मार्क्स मिलेगा मिलेगा वहां पे। वो एलएलबी का एग्जाम नहीं चल रहा है, ये चल रहा है जुडिशरी का एग्जाम।
तो यहाँ पे लोग जो है कंटेंट पे ध्यान देंगे, जो है जो है उस पे ध्यान नहीं देंगे कि आपके पास क्वांटिटी कितनी, कितना पेज आपने लिखा है। एलएलबी में ऐसा होता है, कभी कभी आपने देखा होगा, आपके कुछ मित्र ऐसे होंगे जो खूब लिखते हैं, खूब नंबर पाते भी है, ठीक है। तो वो स्टाइल आप भूल जाइए। अगर आप उस स्ट्रीम से आ रहे हैं, उस थॉट से आ रहे हैं कि जितना जैसे मैंने एलबी में लिखा था वैसे ही लिखना होगा, तो भूल जाइए। आपको यहाँ पे बेयर की लैंग्वेज पे कमांड रखिए। कमांड का मतलब याद नहीं हो पाया तो परेशान मत होइए, लेकिन उसके कीवर्ड्स का एक जो है शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और उसके हिसाब से लिखिए। तो आप ऐसे टाइप का आंसर को तो बिल्कुल मत लिखिए, और अपने आंसर को इन्हीं जो है लिमिट्स में रखिए, इन्हीं वर्ड लिमिट्स में रखिए। 10 के लिए जो है 10 मार्क्स के लिए 200 रखिए, 5 मार्क्स के लिए 75 मार्क्स के 75 वर्ड्स लिखिए, और 200 वर्ड्स के लिए 500 वर्ड्स लिखिए। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, मैं मानता हूँ ये 35-36 मिनट का वीडियो बन जा रहा है, आपको लगेगा इतना लंबा वीडियो क्यों बनाया। लेकिन अगर आप बताइए कि इसमें कुछ भी ऐसा है जो कि इररेलेवेंट है, जो आपके प्रिपरेशन के लिए नहीं है, सारी चीजें आपके लिए रेलिवेंट है, आपने अगर इस चीज को ध्यान दिया होगा तो आपको मिल जाएगा। बाकी आप जब वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब पे, तो लोग अपने जो है कोचिंग का या उसका प्रमोशन करने शुरू कर देते हैं, वो जो है और चीजों प्रमोशन करते हैं। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कोचिंग कीजिए, लेकिन मेरा मानना है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके पिछले साल के पेपर्स, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एरियाज रिपीट होते हैं, तो आप उसी पे आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए। अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, वेल एंड गुड, आप जो है कुछ मॉक टेस्ट में भी इन्वॉल्व हो जाइए, अपने आप को चेक कर लीजिए। लेकिन अभी से जो बेसिक लेवल की स्टार्टिंग, अगर आपने उसको स्ट्रॉन्ग कर रखा, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। और अगर आप मेरे वीडियो के कट ऑफ में आ रहे तो आप प्रिपरेशन के लिए जाइए, और उसके बाद आपके लिए मैं यही बोलूंगा कि बेस्ट ऑफ लक। और thank you for watching this extended video. I am extremely thankful to all of you that you all devoted time for this video, for watching this video entirely from the beginning till the end. So thank you for everyone. We will meet with another video on the UPPCSJ mains and also some other state judiciary examination. So with this note, thank you to everyone. Bye bye.